नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों की तुलना के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम डिप्लॉय मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। डिप्लॉयंस जो मछलियां हैं, ऐसी मछलियां जो दोहरा श्वसन करती है। जो वर्ग ऑस्ट्रिक्थिस के उपवर्ग सार्कोप्टेरेजियाई के गण डिप्लॉय के सदस्य है। सामान्यतः फुफ्फुसमीन लंगफिशेज कहलाती है। इनके नाम डिप्लॉय मीन्स का अर्थ होता है डाई मीन्स टू और नॉय मीन्स ब्रीदिंग, श्वसन का अर्थ, अर्थात दोहरा श्वसन करने वाली मछलियां। यह गिल तथा फेफड़े दोनों से सांस लेती है। वितरण आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है ये वाला, और यह अफ्रीकी महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप। जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है उसमें ये अमेरिकन लंगफिश है लेपिडोसाइरन, ये मिलती है। अफ्रीकी महाद्वीप में अफ्रीकन लंगफिश प्रोटोप्टेरस मिलती है, और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में यह मछली ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है नियोसिरोटोडस, ये तीनों मिलती है। तो वितरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवाश्मीय डिप्लॉय संभवतः क्रॉसोप्टेरिजियन शाखा की एक उपशाखा के रूप में मध्य डिवोनिक कल्प में विकसित हुई थी। पर्मियन और ट्रायसिक कल्पों में इनका सामान्य विकास हुआ तथा बाद में दुर्लभ हो गई। प्राचीनतम अभिलिखित जीवाश्म फुफ्फुसमीन मध्य डिवोनिक काल की डिप्टेरस है। इसी वंश में डिप्लॉय का विकास सीधा ट्रायसिक कल्प के रूप में सिरेटोडस के रूप में हुआ था, और डिप्लॉय रूढ़िवादी बनी रही। इनमें उस काल से आज तक बहुत कम परिवर्तन हुए। फुफ्फुसमीनों केवल 3 जीवित वंश रखे गए हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध के प्रत्येक महाद्वीप में एक एक है। नंबर 1 नियोसिरोटोडस या एपिसिरेटोडस। यह क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में बर्नेट तथा मेरी नदियों में पाई जाने वाली अकेली नियोसिरोटोडस फॉस्टेरी प्राचीन फुफ्फुसमीन की प्रत्यक्ष वंशज है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर तथा भार 45 किलोग्राम तक होता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की लंगफिश है नियोसिरोटोडस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चित्र में बताया था। दूसरी है प्रोटोप्टेरस। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की नदियों सेनेगल और व्हाइट नाइल और जेम्बेजी तथा टैंगानिका झील में इसकी 4 जातियां पाई जाती है, और इनकी लंबाई 1 से 2 मीटर तक होती है और भार 40 किलोग्राम तक होता है। तीसरी जो फिश है, लंगफिश है लेपिडोसाइरन। उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका की नदी अमेजन व उसकी शाखाओं में इसकी अकेली जाति लेपिडोसाइरन पैराडॉक्सा पाई जाती है। ये लेपिडोसाइरन पैराडॉक्सा है। ये सभी मछलियां आपको लंबी सर्पिल मीन की तरह दिखती है, जैसा लगता है जैसे कि ईल मछलियां हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्वभाव तथा आवास की। स्वभाव आवास में ये मछलियां हैं। फुफ्फुसमीन अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में अल्प अस्थायी स्वच्छ जलों तथा दलदलों में वास करने वाली बड़ी व अद्भुत प्रकार की मछलियां हैं। यह संभवतः इसलिए जीवित है क्योंकि यह ऐसे आवास में रहती है जहां पर अन्य कोई एक्टिनोप्टेरिजियन इनमें सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। यह सब अति स्थिर तथा खड़े जल में जीवित रह सकती है, जहां नियमित रूप से सतह पर आकर फेफड़ों में हवा निगल लेती है। नियोसिरोटोडस पूर्णतः गिलों द्वारा श्वसन करती है तथा एकल फेफड़े का प्रयोग अत्यंत विपत्ति की स्थिति में ही करती है, जबकि लेपिडोसाइरन या प्रोटोप्टेरस में गिल अल्प विकसित होते हैं। यदि इनको अपने युग्मित फेफड़ों का प्रयोग करने के लिए सतह पर आने से रोक दिया जाए तो डूबकर मर ही जाएंगी। यानी लेपिडोसाइरन के अंदर गिल से कम श्वसन होता है और फेफड़ों से श्वसन ज्यादा होता है। सब मछलियां हैं ये
आलसी, तली निवासी तथा कृमियों, क्रस्टेशियन, मॉलस्क, मेंढक, छोटी मछलियों तथा अपनी जाति के सदस्यों को खाने वाली परभक्षी मांसाहारी मछलियां हैं। जल में अपने शरीर की तरंगण गति द्वारा तैरने के अतिरिक्त यह अपने युग्मित पंखों की को टांगों की तरह प्रयोग करके तल पर रेंगती भी है। दक्षिणी अमेरिका की लेपिडोसायरन तथा अफ्रीका की प्रोटोप्टेरस जातियां सूखा पड़ने की दशा में अपने सूखे हुए आवास से जो तली का कीचड़ है उसमें दबे श्लेष्मल कोकूनों में ग्रीष्म निष्क्रियता द्वारा जीवित रहती है। ग्रीष्म निष्क्रियता के समय वायु आशय का फेफड़े को रूप में निरंतर प्रयोग करती है। वर्षा ऋतु में कीचड़ के मुलायम पड़ने पर पुनः नॉर्मल मछली सदृश जीवन व्यतीत करने लगती है। मादा द्वारा कीचड़ में बने अंडाकार गड्ढे या घोंसले में अंडे देने के पश्चात नर प्रोटोटेरस उनको निषेचित कर उनकी कर्मठता पूर्वक सुरक्षा करता है। नर लेपिडोसायरन में पैतृक रक्षण और भी सुदृढ़ होता है। इसके श्रोणी पंखों में जनन काल में संवहनी गुच्छे विकसित हो जाते हैं, यानी वेस्कुलर टफ्स जिनको कहते हैं, जिनसे यह हवा करता है और नर समय समय पर वायुमंडलीय हवा को निगलने के लिए घोंसलों को छोड़ता है तथा उसके श्रोणी पंखों के नवबातित फ्रेशली इरेटेड रुधिर से O2 अंडों व बच्चों के समीप उसके श्वसन व वृद्धि के लिए विसरित हो जाती है। यानी कि बाहर से हवा भर के जाता है और अंदर जहाँ कोकून बना हुआ है या घर बना हुआ है वहां कर जाकर ये हवा को छोड़ता है। विशेषताएं, बाह्य लक्षण, फुफ्फुस मीन 1 से 2 मीटर लंबी है, ज्यादातर क्रस मीन सदृश या ईल सदृश प्राणी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। इनमें युग्मित अंश तथा श्रोणी पंख जो प्राय पाद कहलाते हैं, मांस तथा अस्थि द्वारा निर्मित केंद्रीय अक्ष सही सक्रिय पिंड सदृश या तंतु रूपी होते हैं। पृष्ठ गुदीय तथा पृष्ठ पंख एक लगातार सम्मित द्विसंपाली पूंछ में समेकित हो जाते हैं और आंशिक रूप से कैल्सीभूत फिनरेज द्वारा अवलंबित रहते हैं। इसके अलावा इनमें अवनमित प्रोथ बाह्य नासाद्वार ऊपरी ओष्ठ में बंद होता है। मुख द्वार उपांतस्थ या अधर होता है। दोनों पार्श्वों में स्थित गिल केवल एक दरार जैसे गिल रंध्र को छोड़कर प्राच्छद द्वारा ढके होते हैं। श्वास रंध्र अनुपस्थित होते हैं। गुदा, मूत्र और जनन छिद्र तथा 1 या 2 उदरीय छिद्र एक छोटे मध्य अधर अवस्कर में स्थित होते हैं। नेत्र छोटे होते हैं और पार्श्व रेखा तंत्र सुविकसित होता है। विशेष रूप से सिर पर त्वचा पतले अस्थि में कोरछादी साइक्लॉइड सल्कों से निर्मित बाह्य कंकाल द्वारा आच्छादित होती है। अब इनके आंतरिक लक्षण की बात करें तो अंतकंकाल अधिकतर उपास्थि होता है। पृष्ठरज्जु उपास्थि कशेरुकी चापों सहित स्थायी होता है, परंतु कशेरुकी सेंटर का अभाव होता है। अग्र कशेरुक कपाल से संगलित होते हैं और प्राथमिक कपाल थोड़े अस्थि भवन या कालांतरालों सहित या रहित बना रहता है। प्री मैग्जिली तथा मैग्जिली अनुपस्थित होती है तथा दांत कुचलने वाली प्लेटों में रूपांतरित होते हैं। 4 से 6 उपास्थि क्लोम चापे होती है। हनु लिनम्बल ऑटोस्टैलिक होता है। अंश मेखला यानी पेक्टोरल गर्डल है। दृढ़ उपास्थि से निर्मित तथा प्रत्येक पार्श्व पर एक जोड़ी बेस्ट नास्थिया यानी इन्वेस्टिंग बोन्स जो होती है। श्रोणी मेखला सुविकसित तथा उपास्थि होती है। आंत में सर्पिल कपाट होता है। घाटी या ग्लॉटिस पर सुरक्षात्मक एपिग्लॉटिस हो सकता है। आंतरिक नासाद्वार एम्फीबियन के समान मुख गुहा की छत में खुले हो सकते हैं। वायुआशय उच्च पृष्ठवंशियों के समान आंतरिक कूपिकाओं यानी हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें एल्बियोली कूपिकाएं पाई जाती हैं, उनके समान ही पाए जाते हैं। 1 या 2 फेफड़ों के रूप में हो सकता है। गिल सुविकसित या समानित होते हैं। हृदय के आलिंद तथा निलय और सिरा कोटर पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। विशाल आलिंद निलय द्वार एक तंतु में प्लग द्वारा भरा होता है। वास्तविक कपाट नहीं होते हैं। अधर महाधमनी बहुत छोटी होती है और धमनी शंकु आंशिक या पूर्ण रूप से विभाजित होता है। एक सर्पिल बाल्व उपस्थित होता है। अपवाही क्लोम तंत्र यानी इफ्रेंट ब्रेंकियल सिस्टम के दोनों पार्श्वों से एक एक पल्मोनरी धमनी निकलती है और एक पल्मोनरी शिला आलिंद के बाईं ओर खुलती है। टेट्रापोड्स की भांति यानी ऐसे जानवर जिनमें 4 पैर पाए जाते हैं उनकी भांति
दो अग्र महाशराय या डक्टस क्यूबिएरिया कहते हैं इनको। दो महाशराय हैं, प्रीकेवल या डक्टस क्यूबिएरी तथा एक बड़ी पश्च महाशिरा पोस्टीरियर वेना कावा या पश्च कार्डिनल सिरा होती है। मध्य मस्तिष्क दृढ़ पिंडों में लगभग अविभाजित होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों के पेलियल में तंत्रिका कोशिकाओं का स्तर होता है। मादा में युग्मित अंडवाहिनी आगे की ओर प्रगुहा में खुलती है। नर में शुक्र वाहिकाएं गुर्दे के उत्सर्जी भाग से होकर शुक्राणु ले जाती है। निषेचन इनमें बाहरी होता है और परिवर्धन में कायांतरण होता है। लार्वा में चूसक तथा बाह्य गिल विकसित हो सकते हैं। अब वर्गीकरण, इसको वर्गीकरण डिप्नोइन जो मछलियां हैं उनको दो उपगणों में बांटा गया है। पहला उपगण है मोनोप्ल्यूमोना और दूसरा है डिप्नूमोना। तो मोनोप्ल्यूमोना का मतलब है एक फेफड़े वाली। युग्मित पंखों की आद्य पंखक या ऑर्किप्टेरिजियम की पार्श्व संधित रेज सुविकसित होती है। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की नियोसिरेटोडस फॉस्टरी तथा ट्रायसिक कल्प की जीमास सिरेटोडस। डिप्नोन्यूमोना, अब डिप्न्यूमोना दो फेफड़ों वाली होती है। युग्मित पंख या आर्कोप्टेरिजियन की पार्श्व रेज अवशेषीय अनुपस्थित होती है। अफ्रीका की, इसमें उदाहरण है अफ्रीका की प्रोटोप्टेरस तथा ऑस्ट्रेलिया की लेपिडोसाइरन। नियोसिरेटोडस है ये ऑस्ट्रेलिया की है और प्रोटोप्टेरस अफ्रीका की है और ऑस्ट्रेलिया की लेपिडोसाइरन भी है। जैसा कि ये नियोसिरेटोडस है, या अफ्रीका की, अमेरिका की है लेपिडोसाइरन। अब डिप्नोइन की है बंधुता। वैसे डिप्नोइन जो मछलियां हैं ये अपने विशिष्ट लक्षणों के साथ साथ डिप्नोइन के में अन्य लक्षणों से सम्मिलित है। इनमें यह मछलियों के विभिन्न समूह द्वारा तथा एम्फीबिया के समान होती है। मछलियों से समानता इसकी स्पष्ट है कि फुफ्फुसमीन निर्विवाद रूप से वास्तविक मछलियां हैं, क्योंकि यह सामान्य रूप से निम्नलिखित लक्षणों को उनके समान है। शरीर तर्कुआकार का तथा धारारेखित। प्रसलन उपांग फिन है। पुच्छ पंख द्विपालीसम। फिनरेज अधिकतर अस्थीभूत क्रस चर्मी होते हैं। शरीर कोरछादी साइक्लॉइड सल्कों से ढका होता है। पृष्ठरज्जु दीर्घस्थायी होती है। कशेरुक वर्टिब्री सेंट्रम विहीन। खोपड़ी थोड़े अस्थिभवन व अनेक वेस्ट नास्तियों की इन्वेस्टिंग बोन सहित। क्लोम चापे 4 से 6 होती है। गिलों द्वारा जलीय शोषण भी होता है और पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र भी होता है। इसके अलावा इनकी इलास्मोब्रेंकियाई के साथ बंधुता है। इलास्मोब्रेंकियाई फुफ्फुसमीन के साथ में निम्नलिखित लक्षणों के समान है। नंबर 1, आंत्र सर्पिल बाल सहित, जैसा कि कॉन्ड्रिक्थिस मछलियां हैं इलास्मोब्रेंकियाई। वृक्क नलिकाओं में वृक्क मुखों का अभाव। डायसेफलॉन एक समान होता है। मादा जनन तंत्र समान है। प्रत्येक क्लोमचाप 2 अपवाही धमनियों सहित और धमनी शंकु यानी कॉनस आर्टरियोसिन में समान में। इलास्मोब्रेंक से इसके मुख्य अंतर है कि द्विसंपाली पूंछ, प्रच्छद और फेफड़ों की उपस्थिति, जो कि उनमें विषमपाली पूंछ होती है और जो गिल है उनके ऊपर ऑपरक्यूलम नहीं होता, जबकि इनमें प्राच्छद है। और फेफड़े उनमें नहीं होते, इसमें फेफड़े होते हैं। और आलिंगक और बाह्य निषेचन का अभाव है। उनमें आलिंगक होते हैं और आंतरिक निषेचन होता है। होलोसिफेलाई के से इसका जार्विक के अनुसार डिप्नोइन तथा होलोसिफेलियंस या होलोकैफिलियंस जिनको कहते हैं, निम्नलिखित लक्षणों के असाधारण रूप से मिलते हैं। दांत जबड़ों पर दंत पट्टिकाओं में संगलित। गिल प्रच्छद द्वारा ढके हुए। दोनों ओर की ऑपरक्यूलोगुलर कलाएं संगलित हो गई है। आंत्र सर्पिल बाल सहित। हनु स्वेल निलंबन या ऑटोस्टाइलिक होता है। बहिर्वाही नासाद्वार मुखगुआम खुलते हैं। गुर्दे, जनन ग्रंथि तथा वाहिनियां एक जैसे होते हैं। कपाल पेशियां समान होती है और प्रत्येक क्लोमचाप 2 अपवाही धमनियों सहित होता है। इसके अलावा अन्य मछलियों से भी इनकी समानताएं हैं।
अब हम इसके जाति व्रत का महत्व बताते हैं कि डिप्लोइन का जाति व्रत का महत्व क्या है। जाति व्रत में विभिन्न मतों के कारण डिप्लोइन की उत्पत्ति एवं विकास एक समस्या ही बनी रही। इनमें ऐसे लक्षण सम्मिश्रण है कि जो मछलियों के समान सभी समूहों के साथ साथ एम्फीबियन के भी समान है। जीवाश्मी आदि डिप्लोइन उदाहरण जैसे डिप्टेरस और क्रॉस्टोप्टेजन की जीवित सदस्यों की अपेक्षा अपने उनके जीवाश्म में ऑस्टियोओलिपिस से अधिक समरूपता प्रदर्शित करती है। अपनी विकास प्रक्रिया की अवधि में आधुनिक डिप्लोइन में अनेक परिवर्तन विशिष्टीकरण हुए, जैसे कि आधुनिक डिप्लोइन है उनमें अग्रपृष्ठ पंख समानित हुआ तथा अंत में लुप्त हो गया। शेष मध्य पंखों के लंबे एवं संगलित होने के कारण आरंभिक विषमपाली पुच्छ सम्मित द्विसमपाली हो गई है। करोटी एवं प्रच्छद यानी ओपरकुलम के डर्मल अस्थियों की संख्या में कमी हुई है। मोटे अस्थि में कॉस्मोइड सल्क पतले साइक्लॉइड सल्कों में रूपांतरित हो गया। सिर तथा शरीर को आच्छादित करने वाली कास्मीन की विस्तृत परत लुप्त हो गई है। कवच युक्त मछलियों को सफलतापूर्वक खाने के लिए शंक्वाकार दांत कुचलने वाली दांत में संगलित हो गए। वायुआशय कार्यात्मक फेफड़ों में बदल गए जो कि उच्च पृष्ठपंखियों के समरूप है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमाणों से ये संकेत मिलते हैं कि डिप्लोइन क्रॉसोप्टेरिजन से अपहासित वंशज है, जिसमें प्राचीन डिप्लोइन्स की घनिष्ठता समानता है। रोमर का विचार था कि डिप्लोइन और जीवाश्मी राइपिडिस्टियन क्रॉसोप्टेरिजन के पूर्वज एक ही थे। दूसरी तरफ डिप्लोइन और एम्फीबियन की निकट समानता के कारण पूर्व वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एम्फीबियन का उद्भव डिप्लोइन से हुआ है। लेकिन अब इस दृष्टिकोण की मान्यता नहीं है, तथापि यह सर्वत्र स्वीकृत है कि एम्फीबियन की उत्पत्ति सीधी राइपिडिस्टियन क्रॉसोप्टेरिजाई से अथवा किसी कॉमन पूर्वज से हुई है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे